मेंबर्स, स्टूडेंट्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत पहली बार लखनऊ आगमन पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का, भारत की मातृशक्ति के सिंदूर की गरिमा का और भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का एक प्रतीक रहा है। आपने देखा होगा कि भले ही पाकिस्तान और उसके समर्थक क्या कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी आन मान शान की रक्षा करने के लिए वह किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को जिसके लिए आश्वस्त किया था। और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत के शौर्य और पराक्रम को भारत के बहादुर जवानों के माध्यम से जिस बहादुरी के साथ अपने दुश्मन को ठिकाना लगाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया, आज पहली बार इस ऑपरेशन के उपरांत माननीय रक्षा मंत्री जी का लखनऊ आगमन हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से उनका लखनऊ आगमन पर मैं प्रदेश शासन की ओर से भी और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देता हूं मेयो हॉस्पिटल और केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के पदाधिकारियों को। 25 वर्ष की यात्रा, 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में आज के माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस हॉस्पिटल की आधारशिला रखी थी। आज ये हॉस्पिटल यहां पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के रूप में और बाराबंकी में मेडिकल कॉलेज के रूप में अपनी एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़कर के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, यही होती है जीवन में उन्नति की राह और यही होती है संस्कृति। ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीज का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है और बीज का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वह अवश्य होगा। आज के इस अवसर पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की इस रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह जी को, डॉक्टर राहुल सिंह जी को और इस पूरे हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी जितने भी चिकित्सक हैं, इन सभी को का मैं आह्वान करूंगा। और जितने भी यहां पे मेडिकल के छात्र बैठे हुए हैं उन सबसे भी यही अपेक्षा रखूंगा। स्वास्थ्य सेवाएं एक नए प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है और प्रतिस्पर्धा में याद रखना, इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित करने के लिए सेवा को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इस क्षेत्र में संवेदना न हो
तो फिर एक चिकित्सक के प्रति आम जनमानस के मन में जो विश्वास है वह विश्वास डगमगाएगा। उस विश्वास को कभी डगमगाने मत देना, कभी मत देना। 25 वर्ष के शानदार यात्रा एक हॉस्पिटल से आज एक मेडिकल संस्थान के रूप में न केवल मेडिकल क्षेत्र के लिए बल्कि प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। सैकड़ों छात्र आज न केवल यहां पर यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलिटी की डिग्री लेने के लिए प्रवेश लेते हैं बल्कि आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करते हैं। यह डॉक्टर केएन सिंह जी की दूरदर्शिता और उनके द्वारा यहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के करकमलों से जो बीजारोपण किया गया था, आज उसको एक वट वृक्ष के रूप में लखनऊ और प्रदेशवासी महसूस कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस पूरे संस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, रजत जयंती की अपनी बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यह केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल और यह मेडिकल संस्थान लगातार उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आइए अब हम इस कार्यक्रम के शीर्षस्थ कलश को स्थापित करने के क्रम की ओर बढ़ें। पूर्व में सभी ने चर्चा की ऑपरेशन सिंदूर की, पर विगत वर्षों में जो व्यक्ति लगातार सेना के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए अनवरत प्रयासरत हैं, वो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी हैं। माननीय रक्षा और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं यहां संक्षेप में कि जब युद्ध हुआ, अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है, सिर्फ अल्प विराम हुआ है। ये सिर्फ ऑपरेशनल ब्रेक है। जैसे आप टीवी में कहते हैं ना कमर्शियल ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो अब ब्रेक के बाद क्या होगा इसे समझने की जरूरत। सिर्फ एक सिंपल सी बात कहूंगा, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में बात आई, कोई हम नहीं कह रहे हैं कि अपनी तरफ से, कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई टोही विमान सरगोदा एयरबेस पे गया है जहां पर न्यूक्लियर लीक के बाद होने वाले रेडिएशन को नापने के लिए। वो सीधे कह सकते थे ऐसा कुछ नहीं है, पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बात। और जो लोग कहते हैं रुकने की बात, अगर सरगोदा एयरबेस के ऊपर जहां उनका न्यूक्लियर आर्सेनल है, आप एक छोटी सी बात समझिए, न्यूक्लियर वेपन्स कोई ऐसे ओपन स्पेस में नहीं रखे जाते, वो जमीन के नीचे 30-40 मीटर गाड़ के रखे जाते हैं और उसमें एंट्री एक्सिट 2 ही पॉइंट होते हैं। अगर दोनों पॉइंट डैमेज हो गए थे अंतरराष्ट्रीय मीडिया की खबरों के अनुसार, और अगर उसमें लीक की गुंजाइश थी, तो आपको पता है कितनी दूरी थी सरगोदा की भारत से? सिर्फ 177 किलोमीटर, यानी उससे ज्यादा दूर तो लखनऊ से फर्रुखाबाद है। इसलिए जब कोई ऐसा डिजास्टर की संभावना थी तो क्या क्या चीजें रही होंगी, वो विषय बहुत सोच समझ के करने की बात है। इसलिए हमने धैर्य का भी परिचय दिया है और शौर्य का भी परिचय दिया है। तो जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे, और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, आप सब मेडिकल के छात्र हैं और आप देखिए कि मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में भारत ने जो बड़ी छलांग लगाई है पिछले 11 वर्षों में। जब 2000 में ये शुरू हुआ था कॉलेज, तब भारत में 1 एम्स था, अटल जी के टाइम में 7 एम्स हुए और अब मोदी जी के आने के बाद 23 और एम्स बने। यानी हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा परिवर्तन। मगर मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा एक बात, आप लोग सोचेंगे कि हमें बाहर निकल के क्या करना है। सिर्फ मत सोचिएगा कि हमें जाकर केवल मेडिकल की पढ़ाई का उपयोग करके अच्छा कैरियर बनाना है। यदि भारत को महाशक्ति बनाना है तो आप 3 चीजों का ध्यान रखिए। 21वीं सदी में 3 चीजें दुनिया का नक्शा बदलने वाली हैं, एक एटम, एक कंप्यूटर और एक जीन्स। एटम के अंदर जो एटॉमिक एनर्जी है वो कंप्यूटर के अंदर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटर का जो एरा आ रहा है, और जीन के अंदर आपने देखा कि कोविड वैक्सीन में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसके अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग पे सबसे ज्यादा स्टडी हो रही। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, कंपोजिट मटेरियल, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर जैसी नई चीजों में जाकर रिसर्च करिए, तब भारत को उस शक्ति से आप समृद्ध कर सकेंगे जो भारत का भवितव्य है। और इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगा कि भारत दुनिया में एक बहुत बड़ा हेल्थ हब बन के उभर रहा है। लखनऊ में इस हॉस्पिटल ने उस समय जब प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में एक पायनियर भूमिका निभाई थी डॉक्टर के.एन. सिंह ने, और ये एक नए मुकाम पर पहुंचा है। भारत का हेल्थ सेक्टर भी एक नए मुकाम पर पहुंचा है। आप सब, जो प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है इस देश का, यानी 25 वर्ष के बाद भारत जहां पहुंचेगा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना है, अपनी विरासत पर गर्व करना है, हम सबको कर्तव्य करना है, कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। तो हम सब सामूहिक कर्तव्य करेंगे और निश्चित रूप से हम उस स्थान को प्राप्त करेंगे कि जिसे एक पंक्ति में कह के समाप्त करता हूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन इस पार से। और लास्ट में एक बात और कह दूं, हमारी शक्ति क्या है वो कुंभ मेले में दिखाई पड़ी। 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेश के लोग आए। जो कोई सोचता था कि दुनिया में पैसे से सुख मिलता है, कोई कहता था फिजिकल प्लेजर से सुख मिलता है, कोई कहता नेम एंड फेम से सुख मिलता है, वो हमारे कुंभ में क्या खोजने आते थे? एक पंक्ति में कहता हूं, वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में। वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर, खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। तो भारत के इस स्वरूप को नमन करिए और यह विश्वास रखिए, भारत का समय आ गया है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है सही समय है, यही समय है। तो भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। और आपके वक्तव्य के दौरान मुझे भी 4 पंक्तियां याद आई कि रगों में दौड़ती फौलाद के जैसी रवानी है, हिला डाले जमाने को उफनती वो जवानी है, दिलों में प्रेम का सागर शराफत है निगाहों में, हमारा नाम मत पूछो अजी हिंदुस्तानी है। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाऊं और अब उस व्यक्तित्व की ओर चलूं जो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सहज हैं, बहुत ही विनम्र हैं और जनता के बीच जाकर के जनता के लिए काम करने के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस परिवार से उनका एक विशेष नाता है। यह अस्पताल जो मेयो हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, इस अस्पताल को उन्होंने डॉक्टर के.एन. सिंह जी के नाम पर समर्पित करने का काम किया। ऐसे यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं दुष्यंत कुमार जी की 4 पंक्तियों से उनको आवाज देता हूं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आवाज दें आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के। डॉक्टर के.एन.एस. मेमोरियल हॉस्पिटल की 25वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके अभिभावक, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय जल शक्ति मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सहकारिता मंत्री आदरणीय जे.पी.एस. राठौर जी, अमेरिका से चलकर के आए आदरणीय तिमोथी गिलेन जी, विशेष सलाहकार सेवा विशेषज्ञ अमेरिकी दूतावास आदरणीय सुरेश के मदान जी, माननीय राज्यसभा सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, जिनका अभी हम सब उद्बोधन सुन रहे थे। ऐसे मां भारती के सच्चे सपूत राज्यसभा के सांसद आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय
सदस्य राज्यसभा आदरणीय संजय सेठ जी, पूर्व मंत्री आदरणीय रणेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी भैया, माननीय प्रदेश मंत्री आदरणीय अर्चना मिश्रा जी, माननीय महापौर लखनऊ नगर निगम आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, माननीय विधायक पंकज गुप्ता जी, नीरज बोरा जी, ओपी श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय नीरज सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी, आदरणीय राघवेंद्र शुक्ल जी, आदरणीय अमित किशोर जी, आदरणीय आलोक तिवारी जी, आदरणीय अवधेश कटियार जी और इस व्यवस्था के मुख्य कर्ता धर्ता आदरणीय अरुण सिंह जी, डॉक्टर राहुल सिंह जी और इस व्यवस्था को आगे चलाने का बीड़ा उठाने वाली, अपना पूरा जीवन हेल्थ सेक्टर के लिए समर्पित करने वाली आदरणीय बहन डॉक्टर मधुलिका सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको, केएनएस परिवार को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार प्रगति हासिल करने का काम किया है। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को मिलाकर के हम कह सकते हैं 2017 में उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी, तब मात्र 17 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 3 बरस कोरोना में निकल जाने के बावजूद आज 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ प्रदेश में काम कर रहे हैं। उसमें इस परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है। एमबीबीएस की सीटें लगभग 3 गुनी हो चुकी हैं, एमएसएमडी की सीटें लगभग 3 गुनी होने वाली हैं। हर मेडिकल कॉलेज के साथ पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी आप दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हम कह सकते हैं कि रोज का आंकड़ा हम अगर केवल जिला अस्पतालों से लेकर जो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल उनका हम मंगाते हैं, प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख मरीज हमारे पास आते हैं। प्रतिदिन 5000 से अधिक ऑपरेशन हम निःशुल्क कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 12,000 मरीज एक्सीडेंटल हमारे पास आते हैं। 10,000 से अधिक मरीज गंभीर रोगों से ग्रसित आते हैं और सभी का निःशुल्क इलाज हमारी सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रति रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन किया जाता है, जहां 2.5-3 लाख से अधिक मरीज प्रति रविवार को आते हैं, जिनका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इन स्वास्थ्य सेवाओं में मेडिकल कॉलेजेज और हमारे जो बड़े बड़े संस्थान है, पीजीआई लोहिया जैसे, उनका आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। केएनएस परिवार ने भी स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व योगदान देने का काम किया है। हम कह सकते हैं डॉक्टर मधु सिंह जी ने केवल लखनऊ में ही नहीं, लखनऊ में उच्च कोटि का अस्पताल बनाने के साथ साथ बाराबंकी जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, वहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। नई रिसर्च, नई बीमारियां, नई टेक्नोलॉजी, आपके लिए हर दिन कुछ नया सीखना यह आवश्यक हो जाता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि सीखना कभी बंद मत कीजिएगा। अपने ज्ञान को और बेहतर बनाइए ताकि आपके मरीजों को भी सबसे बेहतर इलाज मिल सके। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप दूसरों की जान बचा रहे होते हैं तो खुद का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। अपनी सेहत, अपने मन और अपने परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी मरीजों को भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। साथियों, आपकी यह सेवा भावना, यह समर्पण देश के लिए अमूल्य है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर भारत को स्वस्थ बनाने की दिशा में लगातार मेहनत करते रहेंगे और हम भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। जाहिर सी बात है, कोई भी राष्ट्र विकसित तभी बनेगा जब उसके नागरिक स्वस्थ होंगे। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार आपके विकास के लिए, आपके स्वास्थ्य कल्याण के लिए तो काम कर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको खुद भी अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत होगी। मैं आप सबसे एक अच्छी जीवन शैली को अपनाने की अपील करता हूं। साथियों, आप सब डॉक्टर्स हैं, आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन हम
सीमा पार के जो आतंकवादी हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। इस कार्यक्रम में आने की सहमत मैंने पिछले महीने जब दी थी, उसके बाद देश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि मुझे लगा मेरा आना शायद इस कार्यक्रम में संभव नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। मगर जैसा कि पाकिस्तान की वह आदत है कि जल्दी वह मानता नहीं है, उसने भारत की जमीन पर हमले करने के प्रयास करने प्रारंभ किए। आम नागरिकों को भी वह निशाना बनाने का प्रयास किया है। मंदिर, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर को निशाना बनाया गया। उसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारी जवाबी कार्रवाई इस बात का जब हो रही थी, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ही प्रहार किया जाए जहां सिविलियंस रहते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का अटैक नहीं होना चाहिए। एक कुशल सर्जन की भांति भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन किया है और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका मैं समझता हूं तालियां बजाकर सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। साथियों, यह आप सब ने महसूस किया होगा कि सैनिक और डॉक्टर दोनों के काम और प्रतिबद्धता में काफी समानताएं हैं। दोनों ही आम नागरिक की रक्षा करते हैं। एक स्वास्थ्य की रक्षा करता है और दूसरा राष्ट्र की रक्षा करता है। दोनों का डिसिप्लिन और ट्रेनिंग भी बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत ही कठोर होती है। दोनों को बड़ी नाजुक परिस्थिति में बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो अथवा सेना का जवान हो, सेना का अधिकारी हो। दोनों ही किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो अथवा सेना का अधिकारी और जवान हो। इस देश की जनता ने भी हाल में भारतीय सेनाओं के पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है, तो हमारे डॉक्टर्स और सर्जन्स का साहस और उनकी प्रतिबद्धता को पूरे देश ने कोविड महामारी के दौरान भी देखा है। सैनिकों की भांति हमारे डॉक्टर्स भी अपनी ड्यूटी, अपने साहस और देश व समाज की सेवा के लिए जाने जाते हैं और सम्मान पाते हैं। डॉक्टर केएन सिंह के बारे में मैं कह सकता हूं, ऐसे ही डॉक्टर थे जो सैनिक भाव से काम करते थे और कोविड के दौरान ही